Yes. So good morning. Welcome you all. First of all, चलिए कल का टॉपिक था इरेशनल नंबर्स कैसे प्रूव करते हैं। हमने देखा कि हम उसको एक रैशनल नंबर मान लेते हैं, बाद में हम प्रूव करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हमने इंटीजर्स माने थे, जो को-प्राइम माने थे, वो को-प्राइम नहीं हो सकते। और इस तरह से कभी भी दो इंटीजर्स को हम डिवाइड करें तो कभी भी इरेशनल नंबर की वैल्यू नहीं आएगी, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती। वो टर्मिनेटिंग हो सकती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग तो हो ही सकती है, होगी ही होगी, लेकिन कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती, है ना? चलिए, कल टाइप 1 की क्वेश्चन के पेपर में, आज टाइप 2 करते हैं। जरा कोशिश करते हैं समझने की कि इसको नेक्स्ट लेवल पे अपन कैसे जाएंगे। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हमेशा इरेशनल होता है। एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है ना? यानी कहने का मतलब ये कि अगर हम देखें कि 2 एक रैशनल नंबर है, अगर उसके साथ √5 हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें उसमें से, तो वो एक इरेशनल नंबर होगा, राइट? सिंपल सी बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन इरेशनल होता है। जैसे 2 माइनस √3 सपोज, है ना? अगर हम इसको कहें कि इसकी चलो वैल्यू निकालते हैं, तो हम 2 में से 1.732 डैश डैश बस, इसके बाद मुझे याद नहीं है इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 की। So नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, अगर उसको 2 में से माइनस करेंगे तो नंबर क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, राइट? सो द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। और अगला नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यही है कि जब बाइनोमियल का केस होता है, वापस से मैं इसको दोहराऊंगा कि जब सॉरी, जब बाइनोमियल का केस होता है तो हमें केवल इतना करना होता है कि जो इरेशनल नंबर है that cannot be expressed in the form of a upon b, ये प्रूव करना होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। He says show that 2 plus √3 is an irrational number. Prove that 2 plus √3 is an irrational number. सही है। 2 में 1.732 डैश 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 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वैल्यू अगर अपन ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, इसको प्रूव करो। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एम √3 को इरेशनल प्रूव करना नहीं है। अगर उसको ये प्रूव कराना होता ना कि √3 इरेशनल है, तो वो क्वेश्चन ऐसे देता, प्रूव दैट √3 is an irrational number and hence show that 2 plus √3 is an irrational number. Again, अगर हमें √3 की स्टोरी सुनानी होती उसको, या उसको हमसे पूछनी होती √3 की स्टोरी, मोनोमियल की स्टोरी सुननी होती, तो वो हमसे ऐसे ही पूछता, प्रूव दैट √3 is an irrational number and hence show that, और उसके बाद प्रूव करो कि 2 plus √3 is an irrational number. Right now the question is very much clear and it's very straight. It says a rational number 2 is a rational number and √3 is an irrational number and the sum of these two is irrational. बस इतना सा प्रूव करना है। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, वो ऐसे किया हुआ है ना? चलिए यहाँ पे आते हैं, तो अपन क्या करते हैं, let 2 plus √3 is a rational number, is rational, which can be expressed in the form of a upon b, where a and b are co-prime, और ये और वो अगर आप ना चाहें तो लिख लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, where a and b are integers, ध्यान रखिएगा, ठीक है? where a and b are co-prime लिख लीजिए तो भी चलेगा यहाँ पे, और integers लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 plus √3 is equals to a upon b। हमने assume किया, जो कि फैक्ट के खिलाफ है, राइट? लेकिन मान लेते हैं चलो एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो √3 will be equals to a upon b minus 2, a upon b minus 2, 2 को उधर लेके ट्रांसपोज कर लिया है ना, so √3 is equals to a minus 2b upon b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए जरा, a और b तो इंटीजर्स थे,
को प्राइम थे, मान लीजिए इंटीजर्स थे, और ये जो है वो p अपॉन q का फॉर्म आ गया है। क्या √3 कभी भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करने पे आ जाता है? नहीं, है ना? This statement is wrong. The last conclusion is wrong. This last conclusion is wrong. And this statement is wrong because of a wrong assumption. This conclusion that √3 can be written as a minus 2b upon b, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? और ये गलती क्यों हुई? क्योंकि हमारी assumption ही गलत थी। बस इतनी सी स्टोरी दिखनी यहाँ पे। मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ, ये बाइनोमियल का केस है। ये एक ऐसा केस है जिसमें रैशनल और इरैशनल नंबर को इरैशनल प्रूव करना है। तो यहाँ पे √3 इरैशनल क्यों है ये नहीं प्रूव करना, यहाँ पे बस इतना सा प्रूव करना है कि 2 + √3 रैशनल क्यों है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक रैशनल और इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन में से इरैशनल को एक तरफ और रैशनल को एक तरफ ले रहे हैं। जस्ट वी आर जस्ट बाइफरकेटिंग देम कि एक तरफ तो रैशनल आ जाए और एक तरफ इरैशनल हो जाए। जब इरैशनल नंबर √3 जो है वो p अपॉन q के फॉर्म में आएगा, तो अब हम इसको बस समझाएंगे कि but we know that √3 is an irrational number which cannot be expressed as p upon q or in the form of p upon q. This above conclusion is wrong because of our wrong assumption. चेक करिएगा एक बार, फिर से वापस से रिपीट करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? पहली बात एम क्लियर हो, ये एक बाइनोमियल का केस है। ये दो टर्म्स हैं, ये एक बाइनोमियल का केस है जिसमें एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर है। तो हमें यहाँ पे √3 की स्टोरी नहीं लिखनी, √3 इरैशनल क्यों है ये नहीं बताना। उसने नहीं पूछा कि √3 इरैशनल क्यों है, उसने नहीं प्रूव करने बोला कि √3 इरैशनल है ये प्रूव करो। उसने कहा 2 + √3 यानी रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों मिलके जो है वो इरैशनल होते हैं, प्रूव करो। तो हमने उसे ये समझाया कि √3 को अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो 2 + √3 को भी p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि √3 is an irrational number. It cannot be expressed in the form of p upon q. ये p upon q का फॉर्म गलत आ रहा है। This conclusion is wrong because of our wrong assumption. That's all. बस इतना सा सॉल्यूशन है इसका। क्लियर? ये बहुत इजी है ना, टाइप 1 के मुकाबले में बहुत कम लॉजिक, बहुत कम स्टेप्स और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। सिंपल सी बात है। एक बार फिर से मुझे बार-बार बताने की यहाँ पे शायद जरूरत पड़े कि एक बाइनोमियल के केस में आपने ये करना है। जब रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ तो आपने कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं किसी ने कहा 3 + 5√2 is an irrational number, prove it। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। 3 + 5√2 is an irrational number, show it or prove it। तो अपन कहते हैं let us prove it is a rational number which can be expressed in the form of a upon b, b where a and b are integers। मान लेते हैं चलो दो इंटीजर्स मिले और उसको डिवाइड करें और ये वैल्यू आ भी जाए हमारे पास में, तो फिर तो 5√2 will be equals to a upon b minus 3। सिंपल ट्रांसलेशन है, irrational on one side and rational on another side of the equation। So 5√2 is equals to a minus 3b upon b by taking the LCM on the right hand side। It is very simple again। Now 5 can be taken on the other side of the equation, so √2 is equals to a minus 3b upon 5b। चेक करिए क्या किया आपने, आपने एक इरैशनल नंबर को अलग कर दिया सारे रैशनल नंबर से। जो इरैशनल नंबर √2 था ना, उसके अलावा जितने रैशनल नंबर से उनका जो भी एप्रोप्रिएट जो सूटेबल ट्रांसलेशन हमें मिला वो हमने किया। भाई 3 है उधर जाएगा, माइनस होगा, 5 है यहाँ पे जाके डिवाइड होगा एंड सो ऑन। वही किया अपन ने, है ना। तो अब चेक करिए जरा, क्या √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q? नो। व्हाई? बिकॉज़ √2 is an irrational number। तो क्या स्टेप कर रहा था, ये मैथमेटिकली चलें जब जैसे अपन कल कर रहे थे,
जरा पीछे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से रिवर्स गेयर में स्टार्ट करते हैं, जरा नीचे से। क्या गलत है? ये गलत है क्या? ये गलत है या मैथमेटिकली गलत है या ये गलत है? तो हमारा assumption ही गलत है ना? So since root 2 is an irrational number and it cannot be expressed in the form of p upon q, this statement is wrong, or this conclusion of ours is wrong because of our wrong assumption. Hence we cannot have 3 plus 5 root 2 as a rational number, right? चलिए टाइप 3 में बात करते हैं। अगर हमें मोनोमियल मिला तो क्या करेंगे? हमने देख लिया। एक बाइनोमियल यानी कॉम्बिनेशन को ऐसा जिसमें एक पार्ट रैशनल हो एक पार्ट इरेशनल हो, वो कर रहे तो क्या कर सकते हैं? अब तीसरे पे इस पे चलते हैं। जब दोनों ही पार्ट इरेशनल हो तो क्या करें? भाई रैशनल में तो एक तरफ रैशनल हो जाएगा, दूसरी तरफ इरेशनल हो जाएगा, बाइनोमियल में समझ आता है। लेकिन दोनों ही इरेशनल हो जाए तो चले, तो फिर क्या करेंगे? इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। शो दैट 2 root 3 plus root 2, या सिंपल लेता हूँ चलो एक बार के लिए, root 2 plus root 3 is an irrational number। बदमाश और बदमाश बदमाश कंपनी खोलेंगे और क्या करेंगे? root 2 root 3 दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इनका कॉम्बिनेशन भी एक irrational नंबर होगा, प्रूव करें। अगेन here we need not to prove that root 3 is an irrational number ना, root 2 irrational है, ये प्रूव करना है नहीं, हमें प्रूव करना है root 3 और root 2 को जब हम प्लस करते हैं यानी कि दोनों irrational नंबर का एडिशन भी एक irrational नंबर होगा, ये प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, एम क्लियर रखिएगा। अगर उसको root 3 ही पूछना होगा तो अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। आई एम टॉकिंग अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स आल्सो, वो अलग से पूछेगा prove that root 3 is an irrational number and hence prove that root 3 plus 2 is an irrational number। यानी root 3 की पहले स्टोरी सुनाओ, फिर root 3 plus 2 की स्टोरी सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो रूट है दोनों के ऊपर से, so both of them are irrational, combination of irrational irrational numbers is also irrational, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन as I have told you that whenever we will talk about a topic, we will complete that topic and including NCERT and beyond NCERT, जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, है ना? चलिए इस केस में क्या करेंगे? लेट root 3 plus root 2 is a rational number। इसको भी हम कॉन्ट्रडिक्शन से ही प्रूव करते हैं, which can be expressed in the form of, or it can be expressed as a upon b, where a and b are co-prime लिखना चाहेंगे या इंटीजर, आपकी मर्जी है। where a and b are integers। चलो इस बार इंटीजर्स ले लेते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, केवल मोनोमियल में फर्क पड़ता है, वहां पे को-प्राइम कहना जरूरी हो जाता है। चलिए that is root 3 plus root 2 is equals to a upon b। मान लेते हैं ये irrational नंबर है, लेकिन मान लेते हैं कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने के लिए कि ये रैशनल है, और root 3 plus root 2 is can be written in the form of a upon b on squaring both sides। चलिए ध्यान रखिएगा क्या क्या बने, है ना? थोड़ा सा अलग है ना, क्या अलग था? अगर यहाँ पे 3 plus root 2 होता तो 3 को उधर ले जाते हैं, अगर यहाँ पे root 3 plus 2 होता तो 2 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। भाई rational on one side and irrational on other side of the equation, both of them are irrational, both of them are irrational। now what to do? चलो स्क्वायर करते हैं दोनों साइड को। ठीक है, तो 3 plus 2 is equals to a square upon b square। ऐसा तो कोई नहीं लिखा ना आप में से, उम्मीद करता हूँ आप ऐसे कोई ऐसा बेवकूफी नहीं कर रहा होगा, है ना? क्योंकि हमें मालूम है जब रूट 3 और रूट 2 का होल स्क्वायर होगा तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी से एक्सप्रेशन होगा इसका। रूट 3 प्लस रूट 2 इज नॉट 3 प्लस 2, राइट? चलिए तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चेक करें, सही है? a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर plus 2 into root 3 into root 2 is equals to a square upon b square on squaring both sides of this equation। क्या फायदा हुआ? हमारे सामने है ना फायदा,
ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 2√6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। पहला हमें शायद सामने दिख रहा होगा, हमारे पास में अब 5 प्लस 2√6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है, और स्क्वायर करने से फायदा ये हुआ कि हमारे पास में एक ही इरेशनल नंबर है, बाकी सारे रैशनल है। और अब ट्रांसमिशन इज वेरी सिंपल। नाउ अब क्योंकि हम शुरू में क्या कर रहे थे, तो हमें परेशानी क्या है कि अगर दोनों ही इरेशनल हो जाएंगे तो ट्रांसपोज किसको करेंगे, तो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने से हमें हमारे पास में सब रैशनल हो गया। एक इरेशनल टर्म है जिसको अपन अलग कर सकते हैं, इसको अब सेपरेशन करना बहुत आसान है ना। 5 प्लस 2√6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है। 5 को उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, तो 2√6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 5। सही है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो अपने पास हो जाएगा 2√6 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। और अगले स्टेप में इस 2 को भी यहाँ पे ले आएंगे ट्रांसपोज करके, तो ये विल बी a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। चेक करिएगा आपके पास ट्रांसमिशन के बाद ये आ रहा होगा, a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। नाउ हमारा एम जो था वो हो गया, our purpose is solved. What we wanted actually is that irrational numbers should be separated from the rational numbers. तो स्क्वायर करते ही हमने क्या किया, रैशनल और इरेशनल को अलग कर दिया। Now √6 cannot be expressed in the form of p upon q. It is a wrong statement. This conclusion of ours is wrong, and this conclusion is wrong because of our wrong assumption. आप उल्टा करके देखिएगा, क्या ये स्टेप गलत है, क्या ये स्टेप गलत है, क्या स्क्वायर करना गलत है, या इसका 3 + 2 5 होना गलत है, क्या गलत है? जब सब कुछ ही सही है तो गलती कहाँ हुई? फर्स्ट स्टेप में assumption ही गलत थी। So this contradiction has arisen because of our wrong assumption, right? चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और थर्ड टाइप का एग्जांपल लेते हैं। चलो ठीक है, कोशिश करिएगा समझने की। अगर वो केवल √5 कहे तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। अगर वो √5 + 3 कहे तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। अगर वो √5 + √3 कहे तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। हो गए तीनों, एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड एनसीईआरटी सबकी बात कर ले, है ना। चलिए, अगर दोनों ही इरेशनल नंबर होते हैं तो क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज कर सकते हैं क्या? नहीं। Rational on one side and irrational on other side. Irrational is consist of two terms. Now क्या करें, इसको एक हमें मोनोमियल मिल जाए, इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको स्क्वायर कर दिया। So on squaring both sides, चलिए, √5 + √3 whole square is equals to a square upon b square हो जाएगा, right? So इसे a square plus b square प्लस 2ab से एक्सपेंड करेंगे अपन, सही है। इसकी एक्सपेंशन इसी तरह से होगी क्योंकि ये √5 + √3 का होल स्क्वायर था, तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√15 है ना। चलिए कोशिश करें, √5 का स्क्वायर हो गया 5, √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 2√15 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। चेक करिए जरा, सही है। 5 + 3 is 8, so 8 + 2√15 is equals to a square upon b square. इस 8 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो 2√15 is equals to a square upon b square minus 8। इसका एलसीएम b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a square minus 8b square upon b square। नेक्स्ट स्टेप में √15 को सेपरेट करना था, केवल √15 रख के इस 2 को भी उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, a square minus 8b square upon 2b square हो जाएगा। चेक करें जरा, आपने क्या किया इस पूरे प्रोसेस में, आपने एक इरेशनल नंबर लिया √15, उसके अलावा जो भी था आपने उसको ट्रांसपोज किया, और आपने लास्ट में बस उसको ये लॉजिक देना कि देखो √15 तो एक इरेशनल नंबर होता है, और वो √15 को हम p upon q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये स्टेप जो है वो हमारा गलत है। ये कंक्लूजन है एक तरह से कि √15 को p upon q के फॉर्म में लिख दिया मैंने, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता जहां पे a और b इंटीजर्स हो। तो दिस स्टेप
or conclusion is wrong because of our wrong assumption. Nothing is wrong mathematically. Nothing is wrong. What is wrong? The first statement is wrong. This is what proof why contradiction is all about. Okay. चलिए आज टाइम बचा हुआ है और ये एक सिंपल चीज थी जो अपन कल से कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज का टॉपिक भी यहाँ से अपन नया स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है इसलिए आज उसको वाइंड अप करते हैं। कल संडे है, इट्स अ हॉलिडे फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो। चलिए तो आज इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द लास्ट टॉपिक इज rational numbers. Yes. So rational numbers are those which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers. है ना? इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होने वाला यानी खत्म होने वाला टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होता बट रिपीटिंग, लेकिन वो कम से कम थोड़ी देर बाद रिपीट तो होता है, कुछ ना कुछ डिजिट रिपीट होती है। सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रीअकरिंग, बस दो ही तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन होता है इसका। या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। खासियत ये है कि Q डिनोमिनेटर के फैक्टर से पता चल जाता है एक नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। छोटा सा टॉपिक है इसलिए फटाफट फाइंड आउट करते हैं और आराम से हो जाएगा। दोबारा से डिनोमिनेटर जो अपन ने रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा था ना, उस पे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स इफ दे आर इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n into 5 raised to the power n के फॉर्म में हो, where m and n are non-negative, where m and n are non-negative integers, तो ऐसा होता है। चलिए कोशिश करते हैं जरा समझने की। हम ये कह रहे हैं अगर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m और n जो वैल्यूज हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, यानी कि सिंपल डिनोमिनेटर के फैक्टर्स या तो 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, तो टर्मिनेटिंग होता है, वरना नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। कैसे? जैसे 1/8 है, मान लीजिए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपने कहा इसका डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power 3। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज 5 तो आया ही, कोई बात नहीं, इनटू 5 raised to the power 0 लिख सकते हैं क्या? हाँ, अगर जबरदस्ती अपने को कोई कहे तो अपन कहने ले यार खुश हो जा, चल 5 की पावर 0 है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला m and n नॉन नेगेटिव, यानी पावर 0 भी हो सकती है। कैन इन शॉर्ट 2 raised to the power 3 है डिनोमिनेटर, सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन पक्का एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मान लेते हैं अपने पास 1/125 है, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपने कहा इसका डिनोमिनेटर इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ 5 raised to the power 3, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे 1 अपॉन मान लेते हैं 100 या 1000 कुछ मान लेते हैं, तो 1000 मान लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 भी है और 5 भी है ना? द डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 3। मेरे ख्याल से सही लिखा हूं मैं, है ना? सो अपन देखें, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है? The denominator can be expressed in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are non-negative integers, इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की पहचान है। जैसे मान लेते हैं 1/6 है, मान लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? The denominator cannot be written in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n। इसमें क्या गया? 3, और ये 3 अब इसको टर्मिनेट नहीं होने देगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। आपका अगर कहीं शक
हो रहा हो, आपको कहीं थोड़ा सा डाउट हो रहा हो इस चीज पे कि ऐसा है या नहीं है, तो डिवाइड करके देखिएगा, टाइम पास करिएगा आज आराम से। मान लीजिए 1 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 0 लिया, 10 हुआ, 6 1 6 4 6 6 36 4 6 36 4 एंड सो ऑन। सो देखें, इसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड ही नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 तो टर्मिनेट कर देता, लेकिन ये 3 जो है ना, ये इसके मजे ले रहा है। वो कह रहा बेटा तू डिवाइड होके दिखा, एंड होकर के दिखा। कौन खत्म करेगा बात? When the terminating decimal expansion or the denominator can be written in the form of 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power n, यानी कि 2 और 5 होंगे तो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ और हो तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे बेवकूफियां भी मत करिएगा कि इनको को-प्राइम भी ना करें और पहले अपन जंप इनटू द कंक्लूजन कि हाँ ऐसा हुआ था। जैसे 210 अपॉन 300 टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? अब हम यहाँ ये बेवकूफी नहीं कर सकते कि सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि अपने को कहा गया था नीचे 3 नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 3 आने से पहले यहाँ पे ये 70 अपॉन 100 भी लिखा जा सकता था, क्योंकि 3 तो कॉमन था, को प्राइम। सो कन्वर्ट देम इनटू को प्राइम एंड देन जंप इनटू द कंक्लूजन। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चलो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये, क्या 7 700 से डिवाइड नहीं होगा? क्या 7 700 से डिवाइड नहीं होगा? होगा ना, बिकॉज दे आर नॉट को-प्राइम। पहले को-प्राइम तो करो जरा, ये लो 1/100 हो गया ना, डिवाइड टर्मिनेट हो गया ना। तो टर्मिनेट करने है या नहीं है, इसका पता करने से पहले क्या करना पड़ता है अपने को? दोनों को को-प्राइम में बदलिए, दोनों को को-प्राइम में बदलिए, और उसके बाद वी विल जंप इनटू द कंक्लूजन दैट वेदर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion or it has a non-terminating decimal expansion. Let's take another example. 1 2 3 1 2 3 upon 600 suppose. सोचिए जरा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? पता करें जरा। हाँ जी, तो हमें से जो अभी भी नहीं पहचान पाए उनको फिर समझा दूं। 3 into 100 या 6 into 100 कह लेते हैं, 2 into 3 into 100, या यूं कह लें, इसको सबसे पहले आपने देखा, आपने कहा यार 6 है तो 3 होगा, इसके पास में 3 होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम गलत सोचने में पड़ गए। क्यों? क्योंकि हमें पहले इनको देखना है, चेक करना है ये को-प्राइम है या नहीं है। क्या पता, हो सकता है ऊपर वाले के पास में 3 कॉमन फैक्टर हो, और इस केस में है। इसको को-प्राइम में बदलिए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर लेते हैं, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेते हैं। सो 3 4 are 12, 3 1 are 3, 3 2 are 6 और 41 upon 200 है। अगर ये 41 upon 200 है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर आप इसको पहचान पाए थे तो आप फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है, जिसके डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 आता है, या केवल 5 के फैक्टर्स होते हैं, या फिर 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा कोई भी और आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। लेकिन क्लियर कीजिएगा, कहीं न्यूमरेटर के पास कुछ कॉमन फैक्टर ना हो तो, so it will have a terminating decimal expansion. The first part. The second part of it is that without dividing, can we terminate a number? क्या हम किसी भी एक्चुअल डिवीजन के बिना किसी भी नंबर को जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं या डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं उसका? तो आंसर है हाँ, निकाल सकते हैं। कब? जब डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या 10 के मल्टीपल्स हो तो आराम से बता सकते हैं डेसिमल कहाँ आएगा। जैसे सपोज अगर आपने से कोई कहे कि 8 upon 100 है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, हमें डिवाइड करने की जरूरत कहाँ है? हम आराम से बता देंगे ये 0.08 है। 8 upon 100 is 0.08, तो डेसिमल ही तो पुट करना है। तो इसी तरह से मान लीजिए अपने पास में एक नंबर है 1 upon 125, 1 upon 5 क्यूब है, 5 की क्यूब है ना, 5 into 5 into 5 is 125। ऐसा कुछ करें जिससे नीचे 10 के मल्टीपल्स आ जाए,
तो हम अगर इसको 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में नीचे 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये ट्रिक है जो अपने को समझ में आनी चाहिए। 2 की पावर 3 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो अपने पास में ये हो जाएगा 8/1000 यानी कि 0.008। आई सपोज चेक करिए जाएगा क्या मैं सही लिख रहा हूँ, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पहले पहचानो कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर वो टर्मिनेटिंग हो तो उसको बिना डिवीजन के टर्मिनेट कर सकते हैं। दोबारा से बताता हूँ, जैसे 17 अपॉन मान लेते हैं अपने पास 50 है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? अपन ने कहा जी टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि 17/5 स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा अपने पास में 5 स्क्वायर इंटू 2। किसकी कमी है? नीचे 10 का पेयर बनाने के लिए सिंपल है, एक 2 की ओर अगर ये 2 स्क्वायर हो जाए तो अपने काम बन जाए, यानी कि ये नीचे 100 हो जाए, है ना। सिंपल। 50 को अगर 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम वैल्यू व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई 50 विद टू मेक इट 100 इज 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 34/100। सो द आंसर इज 0.34। तो डिवीजन की जरूरत ही नहीं है हमें, हम ये कह रहे हैं। सो अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो और अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में अगर हम उसको टर्मिनेट करना चाहते हो विदाउट डिवीजन तो हम आराम से कर सकते हैं। चलिए एक और आंसर एग्जांपल लेते हैं। 171 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2 है, मान लीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मिनिमम वैल्यू व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक इट मेक द पेयर और मल्टीपल्स ऑफ 10। क्या करें? कम से कम ऐसे किस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये 10 के मल्टीपल्स कंप्लीट हो जाएं? 2 की पावर 3 5 स्क्वायर है, एक 5 की और कमी है ना, तो अगर एक 5 की कमी है तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करते हैं। देखिए नीचे जाएगा 2 का क्यूब 5 का क्यूब, 2 का भी क्यूब और 5 का भी क्यूब। जोड़े बनाने 2 और 5 के, पेयर से तो बनाने 2 और 5 के, है ना। 5 1 8 5 5 7 8 35 3 5 1 5 855 और 855 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.855 हो जाएगा, हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। फिर से एक बार और एग्जांपल समझते हैं, कोशिश करिएगा समझने की। सबसे पहले मान लीजिए अपने को 13 अपॉन मान लेते हैं 13 अपॉन हमें दिया हुआ है 3125। चेक करें जरा क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है तो मैं इसको ऐसे रफ में करके देख लेता हूं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेता हूं। 5 6 are 30, 5 2 are 10, 5 5 are 25, फिर 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 5 are 25, फिर 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 5 5 1. The very first thing is that we should be able to answer first question, and that is this number as a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion? ये एक terminating decimal expansion है या non-terminating decimal expansion है, ये बताओ। ठीक, terminating है क्योंकि the denominator has only factors of 5. Okay, the minimum number required to make the denominator in terms of or multiples of 10. डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स हो जाए, इससे कम से कम नंबर किससे हम इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम जिससे मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर देते हैं। मालूम है ना, जिससे मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड भी करना है। तो अपने पास में हो जाएगा 13 into 32 upon 10 raised to the power 5. 13 into 32 upon 10 raised to the power 5. ठीक है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके आराम से we will put the decimal at the appropriate place.
अगेन। तो आज की क्लास में हमने 2 या 3 चीजें सीखी। एक बार रिकैपिचुलेट कराता हूँ। पहले तो मोनोमियल की स्टोरी हमने कल पढ़ी थी, इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, बाइनोमियल का दोनों इरेशनल हो तो कैसे प्रूव करते हैं, और फिर हमने एक और चीज सीखी कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कब होते हैं, उनको बिना डिवाइड किए हम कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ये लास्ट सेक्शन है। ओनली 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं इन एनसीईआरटी। आप देखें, बहुत इजी सी अप्रोच है, रखिएगा, कर लीजिएगा, बहुत इजी सा है। चलिए, टेक केयर, टुमारो इज अ हॉलिडे, एंजॉय योर